नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। गाइस, इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पढ़ा लास्ट लेक्चर में। बची हुई संस्थाओं को आज पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। गाइस, अभी तक हमने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 1948 में बनी थी, ये इंडिया की सबसे पहली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ऐसे इसको पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि IDBI की स्थापना हुई थी, ICICI की स्थापना हुई थी, IDBI देन ICICI, ऐसे अलग अलग वहां पे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनी थी। एक्सिम बैंक को हमने पढ़ा था, करेक्ट। नाबार्ड को देखा था हमने, लास्ट हमने नाबार्ड देखा। अलग अलग संस्थाएं देखी। IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो संस्था थी ये 1948 में बनी थी। IDBI की स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। ICICI बनी थी आपकी 1955 में। एक्सिम बैंक बनी थी आपकी 1982 में। नाबार्ड भी बनी थी आपकी 1982 में। इस तरीके से अलग अलग हम लोगों ने संस्थाओं को देखा था। गाइस, ये सारी संस्थाएं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, DFI। मैंने आपको समझाया था कि DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्थाएं होती है जो किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को फाइनेंस करती है। वहां पे डेवलपमेंट को फाइनेंस करना मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, ये इसका प्राइमरी काम होता है। गाइस, हमको अलग संस्थाओं की जरूरत क्यों है जबकि हमारे पास बैंक्स भी होती है ना। बैंक भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो गाइस, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो बैंक्स होती है वो जनरली लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और उन डिपॉजिट्स के पैसे को कर्जे पे देती है। तो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी हाई रिस्क प्रोजेक्ट हो जाते हैं। अब उन हाई रिस्क प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बैंक अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, इसलिए RBI की उनके ऊपर काफी ज्यादा निर्बंध होते थे। तो इसलिए सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती थी। तो ऐसी संस्थाएं जो लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती थी, वो संस्थाएं मार्केट से पैसा बोरो करती थी, सरकार से पैसा लेती थी और उस पैसे से वो फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस का काम करती थी। इसलिए अलग अलग समय में अलग अलग संस्थाएं बनी टू कैटर द नीड ऑफ फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस इन इंडिया। IFCI बनी थी आपकी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए। IDBI की भी स्थापना हुई थी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए। ICICI, एक्सिम बैंक बनी थी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए। नाबार्ड बनी थी आपकी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऐसे अलग अलग वहां पे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनी थी। इसमें से हमने देखा था कि IDBI एंड ICICI भले इनकी स्थापना DFI की तरह हुई थी, बट राइट नाउ in 2024 IDBI and ICICI are no longer development financial institution. These two institutions are purely converted into the commercial banks. इनको प्राइवेट कमर्शियल बैंक में डिक्लेयर कर दिया है। भले ही IDBI की एस्टेब्लिशमेंट 1964 में एक पार्लियामेंट्री कानून से हुई थी, लेकिन 2004 में IDBI का बैंक में कन्वर्जन हो गया, इसलिए वो एक कमर्शियल बैंक बन गई। और 2019 में IDBI के मेजॉरिटी शेयर्स LIC ने खरीद लिए। उसके बाद IDBI को एक प्राइवेट बैंक की तरह डिक्लेयर किया गया RBI की मदद से। तो मतलब आज के 2024 में IDBI एंड ICICI आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट बैंक इन इंडिया, लेकिन ये कमर्शियल बैंक की तरह काम कर रही है। अब ये लोगों से डिपॉजिट भी लेंगी और फंडिंग भी करेगी। तो ये कमर्शियल बैंक्स की तरह डिक्लेयर हो गए। दे वर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ना, लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लेती। वो मार्केट से पैसा बोरो करेगी या फिर सरकार से या फिर किसी से कर्जा ले लेगी, दूसरी संस्थाओं से। इस तरीके से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक से अलग हो जाती है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अभी बैंक्स बनी है ये डेवलपमेंट को फाइनेंस नहीं करती, नहीं करती है। 2024 तक जो है ना, बैंकों का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बदल गया है। आज के समय में ये जो बैंक्स है ये काफी ज्यादा पावरफुल बैंक्स बन गई है।
ये इतनी ज्यादा पावरफुल बैंक बन गई कि हर सेक्टर में लेंडिंग कर सकती है अभी के लिए, और ये हर सेक्टर में लेंडिंग करते हुए दिखती भी है। इसीलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एक स्पेशल पोजीशन था इंडिया के अंदर, वो अभी डाइल्यूट हो गया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक भी डेवलपमेंट फाइनेंस का काम करती है वहां पे। ओके, लेकिन उनको कमर्शियल बैंक कहते हैं, उनको डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे। तो बट यस, देयर आर सर्टन सेपरेट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जस्ट लाइक आईएफसीआई, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, है ना, ये अलग अलग बैंक्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि एक्सिम बैंक क्या है। एक्सिम, इसको एक्सिम बैंक कहते हैं, बट इट्स अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स और इंक्रीज फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दो कंपोनेंट होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक फंडिंग करती है। इसके लिए एक्सिम बैंक डोमेस्टिक और इंडिया के बाहर भी फंडिंग करती है। कि मान लो इंडिया के बाहर कोई व्यापारी है जिसको इंडिया से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है ना, लेकिन उस व्यापारी को पैसे की जरूरत है, तो वो व्यापारी जाएगा उस फॉरेन कंट्री की, मान लो अमेरिका, तो अमेरिका के किसी एक बैंक में चला जाएगा कर्जा लेने के लिए। अब एक्सिम बैंक क्या करेगा, जहां से वो फॉरेन ट्रेडर कर्जा लेने की कोशिश कर रहा है, उन बैंकों को या फिर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, मतलब कर्जा देगा एक तरीके से। सो दैट्स हाउ फॉरेनर्स को भी कर्जा दिया जाता है, सो दैट वो फॉरेनर्स इंडिया से चीजें इंपोर्ट कर सके और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके। राइट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए काम करता है। मान लो इंडिया के अंदर किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए लोगों के पास, तो एक्सिम बैंक इस कंडीशन में पैसे देगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर अलग अलग सर्विसेज होती है। जैसे हमको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस, सॉरी, सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कि हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन कंट्री के XYZ स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए होता है वो सर्टिफिकेट गेन करने के लिए। तो उस तरीके में, सॉरी, उस डायमेंशन में फंडिंग करने का काम एक्सिम बैंक करते हैं। आपके इस तरीके से एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और मजबूत करने के लिए फंडिंग करती है। 1982 में बनी थी। नाबार्ड हमने देखा हेडक्वार्टर मुंबई में आता है, अगेन 1982 में बनी थी। दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज है। नाबार्ड का प्राइमरी फंक्शन हमने देखा कि उसका काम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना और रूरल डेवलपमेंट करना। यह काम पहले आरबीआई का होता था, लेकिन आरबीआई ने 1982 में सेपरेट नाबार्ड की एक संस्था बना दी और आरबीआई का वो सारा काम अब नाबार्ड देखता है। एक्चुअली नाबार्ड एक रेगुलेटर की भी तरह काम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली फुल फ्लेज रेगुलेटर, एक सुपरवाइजर बोल सकते हैं, एक सुपरवाइजर की तरह काम कर सकती है। वो किसके ऊपर सुपरवाइज कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, वो भी एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, सारी नहीं। तो आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने का, सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करती है। क्या नाबार्ड सारी कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करेगी? नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये ऐसी लोअर लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिनको बैंक नहीं कहा गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहा गया है। इनको नाबार्ड डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती। दिस बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला मध्यवर्ती बैंक कहते हैं आप उनको, इनसे कंट्रोल होती है। और डीसीसीबी के ऊपर नाबार्ड का कंट्रोल होता है, नाबार्ड के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। दैट्स हाउ आरबीआई इज द अल्टीमेट रेगुलेटर इन इंडिया। बट for the sake of regulation in RRBs and cooperative bank, NABARD have the immediate control over these institutions. So that's how NABARD को हमने देखा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो NABARD से जुड़ी हुई है, वो थी RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गाइस, RIDF 1995-96 में बनाया गया था। आरआईडीएफ को नाबार्ड के अंदर प्लेस किया गया था। आरआईडीएफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग करना, डेवलपमेंट करना इस सेक्टर में। तो नाबार्ड का ही काम कर रहे हैं आरआईडीएफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फंड के अंदर, आरआईडीएफ के अंदर जो भी पैसा आता है वो कहां से आ रहा था, तो वो इंडिया के बैंकों से आ रहा था। बैंक अपनी मर्जी से दे रही थी क्या? तो नहीं। बैंक्स, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, सारे बैंकों को एक टारगेट होता है जिसको हमने समझा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया था, इसके ऊपर हम डिटेल चैप्टर बाद में देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रुशियल टॉपिक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये होता है 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट, ए एंड बी से कहते हैं उसको।
टोटल क्रेडिट का 40% टारगेट होता है, मतलब सारी बैंकों को कम से कम 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। कुल मिला के 8 सेक्टर से, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ऐसे 8 सेक्टर्स है। इन 8 सेक्टर्स के अंदर बैंकों को कंपलसरी पैसा देना है, कर्जा देना है। और वो कितना हो सकता है कि बैंक जितना भी कर्जा दे रही है उन सारे कर्जों का 40%, कम से कम 40% होना चाहिए, है ना। तो ये टारगेट है। मान लो किसी बैंक ने 1 लाख रुपए के कर्जे दिए, तो 1 लाख रुपए में 40% कितना हो गया आपका? 40,000। तो उन बैंकों उस बैंक ने 40,000 रुपए के कर्जे प्रायोरिटी सेक्टर में देना कंपलसरी। अगर उस बैंक ने मान लो 40% नहीं, 35% ही कर्ज दिए, तो 1 लाख का 35% कितना होगा? 35,000। टारगेट तो 40,000 का था कम से कम, लेकिन कितना दिया उन्होंने? 35। तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा ना। ये 5,000 रुपए जो डिफरेंस में आए हैं, इसको हमने कहा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। ये क्या है? शॉर्टफॉल। तो ये जो शॉर्टफॉल है ना, ये आरबीआई आएगी और बैंक से उठा के लेके जाएगी। तो ये जो शॉर्टफॉल बैंकों के अंदर जमा हो रहा है ना, इन शॉर्टफॉल को आरआईडीएफ में जमा किया जाता है। तो ऐसे कोई भी बैंक जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को अचीव नहीं कर रही है और जो भी शॉर्टफॉल क्रिएट कर रही है, तो वो सारा शॉर्टफॉल आरआईडीएफ में जमा किया जाता है और आरआईडीएफ के अंदर इस तरीके से फंड जमा होते हैं। दिस इज नॉट द ओनली सोर्स, इसके अलावा नाबार्ड अलग अलग तरीके से यहाँ पे फंडिंग भी जनरेट कर सकती है। जैसे सरकार से कर्ज ले लिए, सरकार ने बजट एलोकेशन कर दिया, दैट्स हाउ आरआईडीएफ के अंदर पैसा आता है। लेकिन जो भी आरआईडीएफ के अंदर पैसा आएगा, उस पैसे को नाबार्ड यूज करेगी। कैसे? नाबार्ड उस पैसे को कर्जे के फॉर्म में दे देगी सरकारों को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। जैसे मान लो किसी ग्रामीण इलाके के अंदर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कि कोई कनाल बन रही है, कोई छोटा सा डैम बन रहा है ना। या फिर सरकार ने कोई स्कीम चालू कर दी कि हम किसानों को जो है ना सब्सिडाइज रेट पे क्या देंगे, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स दे देंगे। तो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ना, तो वहां पे फंडिंग करने के लिए कौन आगे आएगा? नाबार्ड थ्रू आरआईडीएफ। मान लो गांव के अंदर कोई सड़क बन रही है, कोई स्कूल बन रही है, तो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट आ गया, तो उसके अंदर भी फंडिंग कौन करेंगे? नाबार्ड। इस तरीके से नाबार्ड फंडिंग करती है और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? आरआईडीएफ। ओके, सो दैट्स हाउ आरआईडीएफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आरआईडीएफ से रिलेटेड बहुत बार अलग अलग सवाल पूछे गए, इसलिए उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है। ओके, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज एनएचबी। एनएचबी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी, तो गाइस व्हाट इज एनएचबी? जैसे नाबार्ड बनी है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर फंडिंग करने के लिए, एक्सिम बैंक बनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर के अंदर फंडिंग करने के लिए, आईएफसीआई बनी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में फंडिंग करने के लिए, उसी तरीके से एनएचबी बनी है हाउसिंग सेक्टर के अंदर फंडिंग करने के लिए। गाइस किसी भी कंट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में अलग अलग एसेट्स तो बनाता है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये एक जॉब क्रिएटिंग सेक्टर भी है। लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैव बीन डन थ्रू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, हाउस, घर। गाइस घर जो है ना, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स है लोगों की, नॉट फंडामेंटल राइट, दीज आर बेसिक राइट्स फॉर द पीपल टू हैव ए शेल्टर। तो ये शेल्टर लोगों को इंश्योर करने के लिए, जो लोगों के घर है, ये जो उनके ख्वाब है, उनको कंप्लीट करने के लिए एनएचबी की स्थापना की गई थी कि इंडिया में सब लोगों के पास अपने हैसियत के हिसाब से एक उसका एक आशियाना होना चाहिए, घर होना चाहिए। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? फंडिंग, क्योंकि सारे लोग पूरी घर की जितनी कीमत है वो अपनी जेब में लेके कैश, उतने कैश लेके नहीं घूमते। तो फॉर दैट दिस पीपल नीड टू हैव अ सोर्स ऑफ फंडिंग। तो उसके लिए क्या बनाएगी? एनएचबी। एनएचबी का काम क्या होता है गाइस? एनएचबी का काम होता है कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर सुपरविजन रखना, उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रिफाइनेंस करना, उनको गाइडेंस देना। इस तरीके से एनएचबी काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। एनएचबी की शुरुआत एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह हुई थी, बट राइट नाउ इट इज नो लॉन्गर अ रेगुलेटरी बॉडी। एनएचबी के सारे रेगुलेशन के अधिकार आरबीआई ने अपने पास ले लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। शुरुआती समय में एनएचबी रेगुलेटरी बॉडी थी, अभी नहीं है। अभी एनएचबी बस एक सुपरवाइजरी बॉडी बन के रह गई।
सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी दोनों में अंतर होता है। रेगुलेटरी मतलब ऐसी संस्था जो नियम बनाती है और उन नियमों को एनफोर्स करती है। सुपरवाइजरी संस्था मतलब क्या है कि जो भी नियम बने गए हैं क्या वो सही तरीके से पालन हो रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी रखने वाली सुपरवाइजर होती है। ओके, तो एनएचबी is the apex body into the India in housing sector under the jurisdiction of Ministry of Finance. इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोटिंग वाइबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। तो इंडिया के अंदर एक हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को डेवलप करना जो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो। हाउसिंग फाइनेंस मतलब जहां पे लोग जाएंगे और अपने घर के लिए, अपने फ्यूचर के होम के लिए कर्जा ले सकते हैं, तो ये हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम होगा। प्रोमोटिंग पूल ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना। मेकिंग हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल, लोगों को आसानी से और सस्ते दामों पे हाउसिंग फाइनेंस मिल सके, इसके लिए भी एनएचबी काम करती रहती है। सी कैसे होगा ये? मान लो इंडिया के अंदर 100 लोग हैं, 100 पीपल, 100 लोगों को घर लेना है, हाउस, लेकिन सबके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। हमने कहा इनको हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एचएफआई। तो मान लो 2 हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ए और बी, लेकिन ए और बी के पास ज्यादा पैसा नहीं है। मान लो ए और बी के पास इतना पैसा है कि वो 50 हाउसेस खरीद सकते हैं, इतना ही पैसा इनके पास, ज्यादा नहीं है। तो ये 100 लोगों को घर खरीदने, लेकिन 85 लोगों को मिलेंगे, मतलब पैसा कम हो रहा है ना लोगों के मुकाबले में। इसलिए ए और बी जो भी कर्जे देंगे ना, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। जो हाई इंटरेस्ट रेट पे कर सकता है वही लोग इनसे कर्जा ले सकते हैं। एनएचबी का काम क्या है यहाँ पे? हाउ डज नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउ डज एनएचबी हेल्प टू क्रिएट अफोर्डेबल हाउसिंग क्रेडिट? तो गाइस एनएचबी क्या करेंगी? अलग अलग संस्थाओं को प्रमोट करेंगी टू डील इन हाउसिंग फाइनेंस। तो ए और बी थे पहले, 2 ही थे, अब एनएचबी की मदद से सी, डी, ई, ये अलग अलग संस्थाएं बन गई। मतलब अब मार्केट में 2 नहीं 5 अलग अलग संस्थाएं जो कर्जे दे रही है। अब पांचों के पास पैसा है तो 100 लोगों की जरूरत को पूरा हो सकता है, इतना पैसा है पांचों के पास। इसलिए अब हाई इंटरेस्ट रेट पे नहीं, लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जे दे, मतलब कंपेयर टू द प्रीवियस सिनेरियो अब लो इंटरेस्ट रेट पे कर्जा मिलेगा। तो दैट्स अफोर्डेबल हो गए ना लोगों के लिए कर्ज। तो ये सारी व्यवस्था देखने का काम कौन करता है? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, दे प्रोवाइड सपोर्ट और एड टू द हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जो अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, उनको सपोर्ट करने का मतलब रीफाइनेंस करने का काम ये करती है। ओके, ऑगमेंटिंग सप्लाई of buildable land and also building material for the housing sector. एनएचबी बस पैसा देने का काम नहीं करती है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग एसेट भी जनरेट करके देगी लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, ठीक है ना। जैसे लैंड जो है ना, जहां पे घर वगैरह बन सकते हैं, उन लैंड्स का सप्लाई करना, या फिर बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर अलग अलग, जैसे स्टील आता है, कंक्रीट आता है ना, ब्रिक्स आते हैं, ये जो बिल्डिंग मटेरियल है इनका भी सप्लाई करने की व्यवस्था एनएचबी करके देता है। तो दैट्स हाउ ओवरऑल फाइनेंसिंग से लेके बिल्डिंग मटेरियल तक प्रोवाइड करने का काम कौन करेगी? एनएचबी। दैट्स हाउ एनएचबी इंडिया के अंदर हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने में मदद कर रही है। ओके, दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचबी। ओके, एनएचबी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1987 में। उसके लिए कानून बना था नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। जब एनएचबी 1987 में बनी थी तब वो रेगुलेटरी बॉडी थी। रेगुलेटरी बॉडी मतलब हाउसिंग सेक्टर में इससे ऊपर दूसरी संस्था नहीं थी। जितने भी अलग अलग हाउसिंग सेक्टर की इंस्टीट्यूशन बने थे, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उन सबको रजिस्टर करना, उनके ऊपर नियम लगाना, उनको सुपरवाइज करना, उनको रिफाइनेंस करना, ये सारे तरीके के काम एनएचबी करती थी। लेकिन 2019 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया, उसके बाद रेगुलेशन का जो काम था एनएचबी का वो उनसे हटाया गया। नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक फंक्शन एज सुपरवाइजर ओनली, सुपरवाइजर। और आरबीआई क्या काम कर रहा है? तो आरबीआई बन गया रेगुलेटर। नाउ जितने भी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में, सारी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाएगी। आरबीआई उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, आरबीआई उनको लाइसेंस देगा।
आरबीआई उनके लिए नियम बनाएगा। ओके, दैट्स हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। ये एक डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना। ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, तो एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। फंक्शंस, एनएचबी अपने सारे काम कैसे करते हैं? तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला, सुपरवाइजिंग हाउसिंग कंपनीज, जैसे मान लो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, तो अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है। बहुत सारे बिल्डर अपनी खुद की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में खोल देते हैं। ऐसे सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर सुपरविजन रखना। व्हाट डू मीन बाय सुपरविजन गाइस, कि जो भी आरबीआई के रूल्स है, जो भी रेगुलेटर्स के रूल्स है, वो सारे वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनके बुक्स, जो अकाउंट बुक्स है, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ऑडिटिंग करना, ये सारा काम कौन करेगा? अब एनएचबी करेगा। देन लोन देना, अलग अलग जो भी लोग होंगे उनको लोन देने के लिए एनएचबी आगे आएगी। एनएचबी ज्यादातर जो लोन देती है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देती है, उसको आप रीफाइनेंस कहते हो, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके के एनएचबी लोन दे सकती है। रजिस्टरिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ओके, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रजिस्टर करना, ये भी उनका काम है। रीफाइनेंस करना मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को फाइनेंस करने का काम एनएचबी करेगी। ऑडिटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ऑडिट करना, रिफाइनेंस करना, रजिस्टर करना, कर्जा देना, अलग अलग नियम फॉलो करने के लिए ये सुपरवाइज करना। These are different functions performed by NHB, National Housing Bank. Guys, NHB जो है ना, और एक चीज के लिए फेमस है, रेसिडेंस। व्हाट डू मीन बाय रेसिडेंस? रेसिडेंस मतलब रेसिडेंशियल इंडेक्स, इसका पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म। रेसिडेंशियल इंडेक्स, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेंस को पब्लिश करती है। व्हाट इज रेसिडेंस? गाइस, हाउसिंग सेक्टर के अंदर जितना भी इन्फ्लेशन हो रहा है, उस सारे इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए एनएचबी के द्वारा एक इन्फ्लेशन इंडेक्स, हाउसिंग सेक्टर के अंदर का इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है। उसी इन्फ्लेशन इंडेक्स को हम कहते हैं रेसिडेंस। इंडिया के अंदर अलग अलग लेवल पे पॉलिसी मेकिंग होती है। उन सारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर हाउसिंग सेक्टर में अगर इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए रेसिडेंस का सहारा लिया जाता है। मान लो भारत सरकार को अफोर्डेबल हाउसेज प्रोवाइड करनी है जनता को, लेकिन अफोर्डेबल हाउसेज की प्राइस कितनी हो सकती है, वो डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर में एक फैक्टर जिसको कंसिडर किया जाएगा वो होगा हाउसिंग इन्फ्लेशन, कि इंडिया में अभी के लिए हाउसिंग इन्फ्लेशन कैसा है। तो वो हाउसिंग इन्फ्लेशन कहां से पता चलेगा? वो रेसिडेंस से पता चलेगा। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का भी एक हाउसिंग इन्फ्लेशन फाइंड आउट करती है ना, उसको रेसिडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाउसिंग इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे आरबीआई और एनएचबी के हाउसिंग इन्फ्लेशन को, तो एनएचबी हाउसिंग इन्फ्लेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आरबीआई। आरबीआई जो है ना, इंडिया के 10 सिटीज के अंदर इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करती है, जबकि रेसिडेंस जो है ना, इंडिया के 50 सिटीज के अंदर इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करती है। So that's why Residex is more comprehensive than RBI's housing inflation. Residex की शुरुआत हुई थी 2007 में, एनएचबी के द्वारा शुरुआत की गई थी। इट हैज बीन अपडेटेड पीरियडिकली अंटिल मार्च 15 को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद इसको 2018 में, मार्च 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर 2018 में फिर से इसको रिवाइव कर दिया। ओके, जब 2018 में इसको रिवाइव किया गया तो न्यू सीरीज ऑफ रेसिडेंस पब्लिश किया गया। उसके लिए जो बेस ईयर था वो 2017-18 यूज किया गया। गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा यहाँ से आपका, कि एनएचबी के लिए, सॉरी, रेसिडेंस के लिए जो बेस ईयर है वो कौन सा होता है? 2017-18। रेसिडेंस कौन पब्लिश करता है? रेसिडेंस नेशनल हाउसिंग बैंक पब्लिश करती है। रेसिडेंस क्या होता है? तो रेसिडेंस हाउसिंग सेक्टर के अंदर कितना इन्फ्लेशन उसके बारे में बताता है। रेसिडेंस के अंदर कितनी सिटीज कवर की गई होती है? रेसिडेंस के अंदर 50 सिटीज इंडिया के अंदर जो कवर की जाती है। ओके, तो ये बेस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर जरूरी होता है क्योंकि
बेस ईयर के कंपैरिजन में ही पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर कितना इन्फ्लेशन। कि मान लो गाइस 2018 में इंडिया में एक 500 स्क्वायर फीट का जो हाउस है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना, उसकी प्राइस थी 500 स्क्वायर फीट के घर की 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। ओके, और 2019 में वो हो गई 22 लाख रुपए, है ना। तब 2018 यहाँ पे एक बेस ईयर की तरह काम कर रहा है। तो 2018 के कंपैरिजन में 2022 में कितना इन्फ्लेशन हुआ है? 2 लाख रुपए बढ़ी ना प्राइस, और 2 लाख रुपए 20 लाख का कितना होता है? 10%। तो यू कैन क्लियरली से देयर इज अ 10% इन्फ्लेशन इन हाउसिंग सेक्टर। उसी तरीके से 2017-18 बेस ईयर माना जाता है कि 2017-18 से 2023-24 तक ईयर ऑन ईयर कितना इन्फ्लेशन देखा गया। ये ईयर ऑन ईयर निकलता है गाइस, यहां से लेके यहां तक के। ओके, तो दैट्स हाउ ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन निकलेगा आपका, और वो होगा आपका इन्फ्लेशन रेट। तो किसी भी किसी भी नहीं, हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो भी इन्फ्लेशन है वो सारा इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए रेसिडेक्स का सहारा लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जैसे एनएचबी के अंदर रेसिडेक्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनएचबी के अंदर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहेंगे UIDF। UIDF स्टैंड फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगेन वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से। UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गाइस जैसे हमने देखा था RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लगभग उसी तरीके से बनता है UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गाइस ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना, ये बनता है आपके एनएचबी के अंदर, नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज प्लेस अंडर NHB। RIDF कहां पे होता है? नाबार्ड के अंदर। UIDF कहां पे होता है? NHB के अंदर, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। तो गाइस UIDF जो होता है ना, ये लगभग RIDF की तरह ही काम करता है, बस इसका फंक्शन अलग है वहां पे। मतलब UIDF के अंदर जो पैसा आता है वो भी कहां से आता है? वो आपके आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से। ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, फिर से दोबारा एक्सप्लेन, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो सारा का सारा शॉर्टफॉल आपका UIDF के अंदर जमा किया जाए। ओके, इसका पर्पस क्या है UIDF का? इसका बेसिक पर्पस ये है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और पर्टिकुलरली Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज के अंदर, है ना। ये Tier 2 Tier 3 सिटीज मतलब क्या होती है गाइस? के यहाँ पे पॉपुलेशन से हम इनको Tier 2 Tier 3 सिटीज की तरह डिक्लेयर करेंगे। Tier 2 सिटीज मतलब यहाँ पे अप टू 50,000 पॉपुलेशन होती है। Tier 3 सिटीज मतलब अप टू 20,000 वहां पे पॉपुलेशन होती है। इस तरीके से वहां पे ये अलग अलग सिटीज होती है। तो इस तरीके से Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज वहां पे, सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया। Tier 2 20,000 की होती है, Tier 3 50,000 की होती है। ओके, तो UIDF के अंदर जो भी फंडिंग जमा होगी ना, वो सारी फंडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होगी, अर्बन इलाके में। अर्बन इलाके पर्टिकुलरली Tier 2 Tier 3 सिटीज होगी वहां पे, करेक्ट। UIDF के अंदर जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, ये किस तरीके की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगी? तो गाइस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि जैसे मेट्रो बन गई, लोकल बन गई, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सीवेज नेटवर्क हो गया आपका, करेक्ट, डंपिंग ग्राउंड हो गए, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए अर्बन सिटीज के अंदर, ये सारा क्या है आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ना, वो सारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने का जिम्मा UIDF, और UIDF से अलावा भी दूसरे सोर्सेज होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से वो किया जाएगा। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ UIDF जस्ट लाइक RIDF वाज सेट अप
और यूआईडीएफ किसके अंदर होता है? आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर। So this is very very important point regarding नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक आपका एक रेसिडेंस भी बनाती है, और नेशनल हाउसिंग बैंक होल्ड यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ। Okay. Next is a very new institution into the India, guys. National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID. गाइस इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। रिसेंटली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। इट इज द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एंड सिडबी, ये पांचों संस्था क्या है इंडिया के अंदर? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होती है कि इनके पास फंडिंग के अलावा और भी काम होते हैं। ये फंडिंग तो करते ही है, फंडिंग के अलावा ये सुपरविजन या फिर रेगुलेशन का भी काम करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ओके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के लिए अब नाबफिड एक सुपरवाइजर की तरह काम करेगी। अलग अलग जो संस्थाएं बनेगी वो नाबफिड के अंदर आ जाएगी आगे जाके। जैसे एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करती है, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है वो एग्जिम बैंक के अंदर आती है। जितनी भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है वो नाबार्ड के अंदर आती है। जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब एमएसएमई सेक्टर को फंडिंग करने वाली संस्था है वो सीडीबी के अंदर आती है। जितनी भी हाउसिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है वो सारी एनएचबी के अंदर आती है। वहां पे सुपरविजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन। तो ये एक तरीके से एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशन होती है, इनको कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पूरी इंडिया में इनका प्रेजेंस होता है, रोज सुपरविजन भी करते हैं और फंडिंग भी काम करते हैं, दोनों तरीके से। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके लिए कानून बना 2021 में, और उस कानून से अप्रैल 2021 में इसको सेटअप किया गया। It became the 5th all India financial institution after Exim Bank, NABARD, NHB and SIDBI. The National Bank for Financing Infrastructure and Development is set up as the principal development financing institution, DFI, for infrastructure and financing. मतलब ये DFI ही है, All India Financial Institution। ये सारी इंस्टीट्यूशन क्या होती है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बट विथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इतना याद रखना, समझने में आसानी हो जाएगी। तो एक डीएफआई की तरह सेटअप की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। तो जितने भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनी है नाबफिड। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाईवेज बन रहे हैं, सड़क बन रही है, वाटरवेज बन रहे हैं, है ना, इंडिया के अंदर एयरपोर्ट बन रही है। अब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनती है इंडिया में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक डीएफसी कॉरिडोर बन रहा है इंडिया के अंदर। ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए नाबफिड इसको बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनकी अलग अलग रिपोर्ट्स है ना। भारत के अंदर अगर अभी इंडिया लगभग 7% से ग्रो हो रहा है, ठीक है। अगर इंडिया को अपना ये 7% की ग्रोथ रेट कंटिन्यू रखनी है, 7% या फिर उससे ज्यादा ग्रोथ रेट कंटिन्यू रखनी है ना गाइस, तो इंडिया विल नीड अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ जीडीपी एज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जीडीपी का 8%। आज हमारा जीडीपी लगभग नियर अराउंड, नॉट एग्जैक्टली बट नियर अराउंड $4 ट्रिलियन है, 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग $4 ट्रिलियन कंसिडर करते हैं। तो उतनी जीडी मतलब उसका 8% जो होगा ना, उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया के, है ना। तो उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी बड़ी संस्थाएं भी चाहिए इंडिया के लिए। तो नाबफिड का सेटअप किया गया। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है कि इंडिया के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है
उनको फाइनेंस कर सके या फिर ये इंडिविजुअली अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सके। इसी ऑब्जेक्टिव से भारत सरकार ने एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसको बनाया। NAFIL will be regulated and supervised as an all-India financial institution under RBI Act 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ही NAFID को रेगुलेट किया जाएगा, जैसे एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी को रेगुलेट किया जाता है। तो इन पांचों संस्थाओं के लिए आरबीआई माई बाप यानी रेगुलेटर की तरह काम करेगा और आरबीआई ही इन सारी संस्थाओं को वहां पे रेगुलेट करता हुआ दिखेगा। तो NAFID काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। इसके फंक्शन क्या होंगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब किसी कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टली भी NAFID फंडिंग कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली, मतलब कि NAFID स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर्जा देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को कर्ज दे देगी। इस तरीके से ये इनडायरेक्टली भी फंडिंग हो सकती है। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली NAFID क्या करेगा? वहां पे फंडिंग करेगा। They also work to attract investment for infrastructure projects। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये काम करेंगे। ओके, अब वो प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो बस इंडिया में होंगे? नहीं, वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। दे आर लोकेटेड एंटायरली और पार्टली इन इंडिया, लेकिन इंडिया से कुछ रिलेशन होना चाहिए। कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में मल्टी मॉडल एक मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट चल रहा है, आई गेस उसका नाम, हाँ, कालादान प्रोजेक्ट। तो कालादान प्रोजेक्ट क्या है? आपको वेस्ट बंगाल से लेके मिजोरम से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक एक ये रूट बनने वाला है, ठीक है। पहले समुद्र से, फिर नदी से, फिर रोड से, इस तरीके से मल्टी मॉडल फंक्शन पे, मल्टी मॉडल फॉर्म में काम करेगा कि पानी से भी ट्रैवल होगी, जमीन से भी ट्रैवल होगी, करेक्ट। तो एक कालादान एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इस कालादान प्रोजेक्ट के अंदर भारत भी इन्वॉल्व है और म्यांमार भी इन्वॉल्व है ना। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो पार्शियली इंडिया में रन हो रहे, पार्शियली इंडिया के बाहर रन हो रहे, ऐसे भी प्रोजेक्ट फंडिंग करने के लिए कौन आगे आएगा? NAFID आगे आएगी। अनदर फंक्शन क्या है? फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। अब ये जो संस्था है, ये फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करने में कैसे मदद करेगी? दो तरीके से। एक, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स बढ़ा के, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बायर्स बढ़ा के, दोनों तरीके से डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी। Whenever NAFID रिक्वायर्ड फंड, NAFID को पैसे की जरूरत होगी तो ये क्या करेंगे कि कैपिटल मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, और बॉन्ड्स और शेयर इशू करके मार्केट से फंडिंग उठाएंगे। तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। दूसरा, इनके पास अगर पैसा है, अगर मान लो कि भारत सरकार को कर्ज की जरूरत है टू फंड एनी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और उसके लिए भारत सरकार ने कोई बॉन्ड इशू की है, तो उन बॉन्ड को कौन खरीदेंगे? NAFID खरीदेंगे वहां पे। तो दैट्स हाउ NAFID जो फाइनेंस मार्केट है इंडिया में, पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट, उस कैपिटल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके अंदर बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, लोन, इनके सहारे से ट्रांजैक्शन करके। तो बॉन्ड्स आपको पता होगा, बॉन्ड्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज डेट इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है who derive their value on the basis of underlying assets। What are derivatives? Derivatives are financial assets। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं these are financial instruments which derive their value on the basis of underlying asset। Underlying asset। Now what do you mean by that? See guys, मान लो कोई फार्मर है, ओके। तो एक फार्मर है और एक मान लो कोई इंडस्ट्री है।
जो फार्मर है वो पोटैटो उगा रहा है, आलू, पोटैटो। जो इंडस्ट्री है वो लेज की इंडस्ट्री, जो चिप्स बनाती है। अब लेज इंडस्ट्री से और फार्मर के बीच, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कहोगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली। सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पोटैटो के आधार पे होगा, आलू के आधार पे। ये जो फार्मर है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस करेगा लेज कंपनी को दैट आफ्टर 3 months और 4 months, एक फ्यूचर वाली डेट में ये सर्टन क्वांटिटी, मान लो 100 किलो आलू बेचेगी आफ्टर 4 months। ठीक है, ये प्रॉमिस होगा। यहाँ पे लेज कंपनी प्रॉमिस क्या करेंगी कि आप हमको नेसेसरी क्वांटिटी में नेसेसरी क्वालिटी का आलू दोगे तो उसके लिए मैं आपको एक पेमेंट दूंगा। उस पेमेंट की भी डिसीजन यहाँ पे हो जाएगी कि मान लो मैं आपको 50 रुपए पर केजी आलू दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से रेट डिसाइड हुआ। तो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये आज हुआ है। मान लो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी कब है, 4 महीने बाद। तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, तो 1 मई को ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा। गाइस अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि 1 मई को शायद से प्राइजेस 50 रुपए नहीं होगी, वो 40 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है ना। तो प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण दोनों को नुकसान हो सकता है। तो दोनों ने अपना नुकसान अवॉइड करने के लिए क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसको आपने कहा डेरिवेटिव, है ना। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो 50 रुपए है, ये 50 रुपए दोनों को अफोर्ड कर रहे हैं। मतलब दोनों, जो बायर है, जो सेलर है, मतलब यहाँ पे फार्मर और जो लेस कंपनी है, बोथ पार्टीज कैन अफोर्ड दिस 50 रुपीज। दैट्स व्हाई दे एंगेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट 50 रुपीज। ये स्ट्राइक प्राइस हो गया आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डेरिवेटिव्स पिछले लेक्चर में भी समझा था, लेकिन बहुत पहले समझाया था, इसलिए अभी फिर से बता रहा हूँ। क्योंकि डेरिवेटिव्स ये अलग अलग तरीके से सामने आता है फाइनेंशियल मार्केट में, तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है। बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर इसका मीनिंग समझा दो। तो डेरिवेटिव समझ में आया गाइस आपको? तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value based on underlying asset। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट क्या है, ये पोटैटो है ना। पोटैटो की प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड हो रही है ना पोटैटो की प्राइस के ऊपर, है कि नहीं। तो दैट्स हाउ पोटैटो के आधार पे बने हैं आपके डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने एक सिंपल कमोडिटी यूज की, पोटैटो मतलब एग्रीकल्चर, कोई भी कमोडिटी ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, और भी कमोडिटीज कोई भी, मतलब इंडिया के अंदर जो भी कमोडिटी, जैसे कि मान लो शेयर्स है ना, देन बॉन्ड है, करेक्ट, देन करेंसी है। आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, और उन डेरिवेटिव्स को जब आप फाइनेंशियल मार्केट में, उन प्रोडक्ट्स को, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप कैपिटल मार्केट में बेचोगे, दे विल सोल्ड एज डेरिवेटिव्स। ओके, तो दैट्स हाउ NAFED also function to develop such derivatives। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ NAFED। तो गाइस NAFED अभी रिसेंटली बनी हुई संस्था है 2021 में, ठीक है, इसलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। आपको याद क्या रखना है कि NAFED 2021 में बनी, एक कानून से बनी है, ठीक है, और अप्रैल 2021 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नाउ इट इज द 5th ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन व्हिच विल बी रेगुलेटेड बाय RBI। RBI NAFED का रेगुलेशन करेंगी, और ये इंडिया में 5वीं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आफ्टर एक्सिम बैंक, NABARD, NHB एंड SIDBI। ओके, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा इंडिया में और इंडिया के बाहर, पार्शियल है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पार्शियली और फुल्ली इन इंडिया, उन सबको फंड करना, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट को भी डेवलप करना, इस तरीके से NAFED काम करती है। NAFED फंडिंग कैसे करेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो खुद भी फंडिंग कर सकती है, या फिर NAFED ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग कर रही है। इस तरीके से NAFED काम करती है। ओके गाइस, ICICI और IDBI ये दो DFIs थी, बाद में ये बैंक में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो है ना, इंडिया में थोड़ा बहुत कमर्शियल बैंक का सिनेरियो बदल गया, ठीक है। So after important 2 DFIs, namely ICICI and IDBI were merged with their banking units,
Many functions of DFI are now performed by commercial banks. ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी. These are actively performed by commercial banks that financial projects like DFIs. Thus, commercial banks are called universal banks, which provide all kind of financial services under one roof. Okay? एक ही छत के नीचे सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली संस्था को आप यूनिवर्सल बैंक कहते हो. और आज इंडिया में कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसे बैंक है जो यूनिवर्सल बैंक की तरह काम कर रही है एंड दे लाइक टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. ओके, इसलिए वो डीएफआई का भी काम कर रही है. So that's it for this chapter, guys. Thank you.